जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक व भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह है उससे जुड़ा हुआ है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और जो भी समस्याएं होगी आप लोग कमेंट करके पूछेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो आपको तिरंगा है। फिर कभी कभी प्रश्न आपके एग्जाम में यह कर लिया जाता है कि ये जो तिरंगा है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो आपको 3:2 है। तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसे क्या हुआ था कि संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया था, अपनाया गया था। तो आपसे एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था। तो यह आपको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और तिरंगा में 3 रंग जो होते हैं वो आपको क्षैतिज रूपों में होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो होता है वो आपको केसरिया होता है, जो आपको त्याग और बलिदान का क्या है, प्रतीक है। वहीं उसके नीचे जो होते हैं केसरिया के नीचे वो आपको सफ़ेद रंग होता है, जो कि आपको सत्य, शांति और क्या होता है कि पवित्रता का प्रतीक होता है। उसके नीचे होता है हरा रंग, ठीक है ना। तो हरा रंग जो होते हैं वो आपको समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक होता है। तो आपसे यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि जो तिरंगा है, इस तिरंगा के 3 रंग कौन कौन से हैं। तो देखिए, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है ना। तो सबसे पहले है केसरिया, ठीक है ना, जो कि आपको त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद रंग जो है वो आपको सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। वहीं आपको हरा रंग जो है समृद्धि व उर्वरता का क्या है, प्रतीक है। फिर सफ़ेद रंग के बीचों बीच में एक क्या है कि गहरे नीले रंग का चक्र बना हुआ है, यानी कि ये जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, इस तिरंगा में क्या है कि सफ़ेद रंग के बीचों बीच गहरे नीले रंग का एक चक्र बना है, ठीक है ना, जो आपको सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से क्या किया गया है, लिया गया है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए कि तिरंगा के में जो है आपको, यानी कि ये जो तिरंगा है, इस तिरंगा में सफ़ेद रंग के बीच में जो चक्र बना हुआ है उसमें कितनी तिलियाँ है। तो उसमें आपको 24 तिलियाँ है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो यहाँ हम क्या सीखे कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, और इस तिरंगा पर जो चर्चा की है उन सारे चीज़ों को आपको क्या कर लेना है कि बढ़िया से नोट कर लेना है। और अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी होनी क्या है, आवश्यक है। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या करा है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो आपको अशोक स्तंभ है। ध्यान से सुनिएगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ है, जिसे भारत सरकार के द्वारा क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था, तो आपको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये जो अशोक स्तंभ है, ठीक है ना, यानी कि भारत का ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो आपको कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, ये जो अशोक स्तंभ है, यानी कि अशोक द्वारा जो सारनाथ में बनाया गया स्तंभ है वहीं से लिया गया है, ठीक है ना। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है, तो यह आपको सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। और इस सारनाथ के स्तंभ का निर्माण जो करवाया था वो आपको मौर्य वंशीय शासक अशोक ने करवाया था। तो ये जो अशोक स्तंभ है इसमें आपको 4 क्या है कि आपको शेर है, क्या है, 4 शेर है, ठीक है ना, जो आपस में क्या है कि आपको मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब कि एक दूसरे से पीठ सटाकर क्या है बैठा हुआ है, जिसमें से 3 तो आपको क्या हो जाएगा कि स्पष्ट रूप से दिखेंगे, एक जो होते हैं वो आपको नहीं दिखते, ठीक है ना। तो इसी में से एक शेर के नीचे लिखा हुआ है आपको सत्यमेव जयते, जो कि आपको देवनागरी लिपि में क्या है, मुद्रित है। तो यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सत्यमेव जयते का जो अर्थ होता है वह होता है आपको सत्य की हमेशा क्या होती है, विजयी होती है, सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। तो इन चीज़ों को भी आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख लेना है। जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हम समाधान करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या करा है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। तो देखिए, भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो आपको भारत रत्न है, ठीक है ना। तो ये जो भारत रत्न पुरस्कार है इसके तहत क्या होता है कि किसी प्रकार की कोई धनराशि जो होती है वो आपको नहीं दी जाती, यानी कि एक तमगा दिया जाता है, इसके अलावा आपको प्रशस्ति पत्र जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं। तो कभी कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि भारत रत्न पुरस्कार के तहत कितने रुपए की धनराशि दी जाती है। तो देखिए, भारत रत्न पुरस्कार के तहत क्या होता है कि कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। तो ये जो भारत रत्न पुरस्कार है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपको 2 जनवरी 1954 को, ठीक है ना, उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हीं के द्वारा इसकी क्या की गई थी कि शुरुआत की गई थी। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 जनवरी 1954 को हुई थी तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है ना। और इस पुरस्कार के तहत किसी प्रकार की कोई धनराशि जो होती है वो आपको नहीं दी जाती है, ठीक है ना।
देखिए, और ये जो पुरस्कार है पहली बार क्या हुआ था कि आपको 3 लोगों को मिला था, ठीक है ना, जिसमें आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन थे। और अब तक 1954 से लेके आपको क्या है कि 2021 तक अब तक मात्र 48 लोगों को ही यह पुरस्कार जो है वो आपको क्या है कि मिला हुआ है। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। अब आइए, अब हम बात करते हैं भारत की राजभाषा की, ठीक है ना। तो देखिए, भारत की जो राजभाषा है वो आपको हिंदी है, यानी कि भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की जो राजभाषा है वो आपको हिंदी है। और इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 343 में भी क्या की गई है, चर्चा की गई। मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत के जो राजभाषा है, ठीक है ना, वो आपको क्या है, हिंदी है, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर राजभाषा हम किसको कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बराबर ये प्रश्न किया जा सकता है आपसे। तो देखिए, राजभाषा मतलब ये हुआ कि सरकारी कार्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम लोग कहते हैं राजकाज की भाषा, ठीक है ना। तो भारत की जो राजभाषा है वो आपको हिंदी है, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 343 में भी किया गया है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके अलावा क्या है कि संविधान में अभी जो है फिलहाल आपको 22 भाषाओं को क्या है कि आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है, और इसकी चर्चा संविधान के अनुसूची 8 में की गई है, ठीक है ना। तो अनुसूची 8 के अनुसार क्या है कि भारत में जो 22 भाषा है उसको आपको आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि यह 22 भाषा कौन कौन है, आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, कश्मीरी हो गया, असमिया हो गया, बंगाली हो गया, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, गुजराती हो गया, कोंकणी हो गया, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिशा मतलब कि उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सभी जो 22 भाषाएँ हैं यह क्या है कि आपको आधिकारिक भाषाएँ, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि सर मूल संविधान में, ठीक है ना, कि 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था, तो वह मात्र आपको 14 था। फिर 1967 में क्या हुआ था कि सिंधी को इसमें जोड़ दिया गया। फिर आपको 1992 में क्या हुआ था कि 3 भाषा को जोड़ा गया, ठीक है ना, जिसमें आपको क्या था कि कोंकणी था, मणिपुरी था और आपको नेपाली था, ठीक है ना। फिर 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, और इस प्रकार से अभी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जो आधिकारिक भाषाओं की संख्या है वो आपको क्या है, 22 है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि भारत की जो राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है, तो देखिए, भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है बल्कि भारत की जो है वो क्या है, तो आपको राजकीय भाषा है, जो कि आपको क्या है, हिंदी है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है। तो देखिए, भारत की जो राष्ट्रीय लिपि है वो आपको देवनागरी है, और इसकी चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 में किया गया है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है, देवनागरी, और इसकी चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 343 के 1 में है। चलिए आगे चलते हैं। अब है कि भारत का राष्ट्रीय पशु। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो आपको बाघ है। याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। लेकिन बाघ से पहले क्या था कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो आपको शेर हुआ करता था। क्या हुआ करता था, शेर हुआ करता था। तो बाघ क्या है कि आपको एक तेज फुर्तीला जानवर है, ठीक है ना। तो भारत सरकार काफ़ी विचार विमर्श के बाद क्या हुआ था कि वर्ष 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु का क्या था कि दर्जा दिया था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो हम क्या कहेंगे, बाघ है। और इसे भारत सरकार के द्वारा कब राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया था, तो वर्ष 1973 में दिया गया था। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था, तो वो आपको शेर था, ठीक है ना। और ये जो बाघ है, इस बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको पैंथेरा टाइग्रिस है। याद रखिएगा कि बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय पक्षी की, ठीक है ना। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो आपको मोर है, और यह मोर जो है सामान्यतः दक्षिण एशिया के देशों में पाए जाते हैं। तो देखिए, भारत सरकार के द्वारा मोर को 26 जनवरी 1963 को क्या हुआ था कि राष्ट्रीय जो पक्षी है वो आपको घोषित किया गया था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है इसे भारत सरकार द्वारा कब घोषित किया गया था, तो यह आपको 26 जनवरी 1963 को। और ये जो मोर है इसको हम लोग संस्कृत में मयूर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मयूर भी कहते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि ये जो मोर है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए, मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको पावोक्रिस टेटस है। क्या है, पावोक्रिस टेटस है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो आपको कमल है, ठीक है ना। और कमल जो है वो आपको कई देवी देवताओं के सूचक है, और इस फूल का जो प्रयोग होता है वो आपको औषधीय कार्यों में होता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है, यानी कि ये जो भारत के राष्ट्रीय पुष्प है कमल, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है,
तो देखिए कमल का जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको निलंबियन न्यूसीफेरा है। क्या है? निलंबियन न्यूसीफेरा है। तो इस चीज़ को याद रखना है। आपसे अगर कंपटीशन के एग्जामों में प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि ये जो कमल है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या कहेंगे? निलंबियन न्यूसीफेरा। ठीक है। हालांकि भारत सरकार के जो क्या है कि जो आधिकारिक जो दस्तावेज है उसमें कहीं भी इस चीज़ की चर्चा नहीं की गई कमल के बारे में। ठीक है ना। चलिए अब है कि भारत का राष्ट्रीय खेल। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपको हॉकी है। क्या है? हॉकी है। तो इसके बारे में भी कहीं पर क्या है कि कोई चर्चा नहीं है। तो ये जो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है इसे राष्ट्रीय खेल कब घोषित किया गया था? तो भारत ने क्या किया था कि जब ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे उसके बाद से इसको राष्ट्रीय खेल कहा जाने लगा। ठीक है ना। हालांकि इसकी घोषणा जो है ठीक है ना की गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से इसका जो उल्लेख है भारत सरकार के किसी भी जगहों पे नहीं है। ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो आपको हॉकी है। ठीक है ना। अब है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो आपको बट वृक्ष या बरगद है। क्या है? बट वृक्ष या उसी को हम लोग कहते हैं बरगद है। ठीक है ना। तो ये जो बरगद है ये आपको एकता और दृढ़ता का क्या होता है? प्रतीक होता है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है ठीक है ना बरगद, वो किसका प्रतीक है? तो वो आपको एकता और दृढ़ता का क्या है? प्रतीक है। फिर यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि ये जो मतलब बट वृक्ष है या बरगद है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको क्या है कि बेंगालेंसिस है, यानी कि फिकस बेंगालेंसिस है। ठीक है ना। याद रखिएगा कि ये जो बरगद है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह आपको फिकस बेंगालेंसिस है। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे कि फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है। ठीक है ना। जो एकता और दृढ़ता का प्रतीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो आपको फिकस बेंगालेंसिस है। ठीक है। तीन चीज़ों को बढ़िया से आपको वीडियो को इसकी मतलब क्या करना है कि इस मतलब कि पॉज करके आपको बढ़िया से लिख लेना है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए आगे। अब है कि भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? तो देखिए भारत की राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह जो है वो आपको रुपया है, जिसे भारत सरकार के द्वारा 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। यह आपको एनटीपीसी 2016 का भी पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारत की जो राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह है रुपया, इसको किसने डिजाइन किया था? तो ये आपको डी उदय कुमार नाम के जो एक IIT बॉम्बे के प्रोफेसर थे, उन्होंने ही इसे क्या किया था? डिजाइन किया था। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक चिन्ह रुपया है, इसका डिजाइन कौन तैयार किया गया था? तो डी उदय कुमार जो कि IIT बॉम्बे के प्रोफेसर थे। और ये जो रुपया है ठीक है ना इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया था? ठीक है ना, यानी कि मुद्रा प्रतीक चिन्ह के रूप में, तो वो आपको 15 जुलाई 2010 को। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो क्या है। तो देखिए भारत की जो राष्ट्रीय नदी है गंगा है, और गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। तो आइए थोड़ा सा गंगा के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये जो गंगा है इसकी उत्पत्ति जो होती है गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होती है। कहाँ से होती है? गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होती है, आपको भागीरथी के रूप में। ठीक है ना। लेकिन यही भागीरथी क्या होता है कि जब देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है ठीक है ना, तब यह आपको गंगा के नाम से आगे की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? तो वो आपको देवप्रयाग में मिलती है, और इसके आगे से यह गंगा के नाम से क्या होता है कि जाना जाता है। ठीक है ना। तो गंगा की कई सारी सहायक नदियाँ है, जैसे यमुना हो गया, सोन हो गया, रामगंगा हो गया, गोमती हो गया, घाघरा हो गया, ठीक है ना, बागमती हो गया। तो ये सभी जो है गंगा की क्या है कि सहायक नदियाँ है। तो इन चीज़ों को भी आपको देख लेना है। हालांकि जब नदी चैप्टर हम शुरू करेंगे तो उसमें सारे नदियों के बारे में आपको विशेष रूप से बताई जाएगी। ठीक है ना। चलिए अब है कि भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो क्या है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो आपको कौन है? तो हाथी है। क्या है? हाथी है। ठीक है ना। और ये जो हाथी है इसको विरासत पशु के रूप में वर्ष 2010 में क्या किया गया था कि आपको घोषित किया गया था पर्यावरण व वन मंत्रालय के द्वारा। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु मतलब कि राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो आपको कौन है? हाथी है, जिसे भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया था? तो 2010 में। ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है। किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो पर्यावरण व वन मंत्रालय के द्वारा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत में हाथी के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो आपको 1992 में हुई थी। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह कौन है। तो देखिए भारत के जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो आपको डॉल्फिन है, जिसे भारत सरकार के द्वारा क्या हुआ था कि 18 मई 2010 को क्या किया गया था कि राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है ना।
और इसमें क्या था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफ़ी ज़्यादा योगदान था, यानी कि डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करवाने में, ठीक है ना। 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो आपको डॉल्फिन है, ठीक है ना। और इसे कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव, तो वो आपको 18 मई 2010 को किस मंत्रालय द्वारा, तो पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न, भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो क्या है, तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो आपको जनगण मन है। तो ये जो जनगण मन है इसे भारत सरकार के द्वारा 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया था कि मतलब कि राष्ट्रगान के रूप में इसे क्या किया गया था, अपनाया गया था। तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। तो यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि ये जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसके रचयिता कौन थे, तो इसके रचयिता जो थे वो आपको रविंद्रनाथ टैगोर थे। फिर यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था, तो देखिए भारत के जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको पहली बार जो गाया गया था वो आपको 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि राष्ट्र जो गान है इसकी गायन की अवधि क्या है, तो इसके गायन की अवधि जो है वो आपको 52 सेकेंड है, लेकिन अगर अर्ध गान की बात किया जाए तो वो आपको 20 सेकेंड है। क्या है, 20 सेकेंड है। तो इन सभी चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। अब चलिए अब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो आपको वंदे मातरम है। क्या है, वंदे मातरम है, जो कि आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या है कि संस्कृत भाषा में रचित है। किसमें है, संस्कृत भाषा में रचित है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे कि बताइए कि भारत के जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ठीक है ना, वह आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित किस उपन्यास से लिया गया है, तो वो आपको आनंद मठ से लिया गया। किस लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। और ये जो भारत के राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इससे क्या हुआ था कि 24 जनवरी 1950 को ही क्या किया गया था कि आपको राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। और ये जो राष्ट्रीय गीत है इससे पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में क्या किया गया था, पहली बार गाया गया था। तो यहाँ से आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था, तो यह आपको मतलब कि 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। अब देखिए अब है कि भारत का जो राष्ट्रीय मिठाई है, ठीक है ना, वो आपको क्या है, तो याद रखिएगा कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक जो प्रमाण है वो नहीं है। चलिए अब है कि भारत के राष्ट्रपिता या राष्ट्रीय पिता कौन है, तो वो आपको गांधी जी है, ठीक है ना। तो देखिए तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो देखिए गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो स्टेशन से कहा था, ठीक है ना। 3 चीज़ों का आपको याद रखना है। तो क्या हुआ था कि इसके 4 वर्ष बाद ही 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा जब कर दिया गया, तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने समस्त क्या हुआ था कि भारतवासियों के सामने रेडियो से घोषणा किया कि राष्ट्रपिता अब हमारे बीच नहीं रहे। तभी से इनको राष्ट्रपिता के रूप में क्या होता है कि आपको जाना जाता है, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।